दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री सेमेस्टर 2 के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे कि मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के कारण पर प्रकाश डाले। जी हाँ, तो यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे शुरुआत करते हैं। देखिए, तो ये जो हिस्ट्री सेमेस्टर 2 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा मतलब की परीक्षा में जो पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों आगे भी आपको इस तरह का जो वीडियो है देखने को मिलता रहेगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही दोस्तों इसका जो नोट्स है आप लोग अपना नोटबुक में जो इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए हमें प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बोल रहा है क्या कि मुगल साम्राज्य के विघटन यानी कि उनका जो कैसे मतलब वो विघटित हो गया, यानी कि इनका जो पतन यानी कि इसका जो अंत, पतन का मतलब होता है कि अंत, खत्म। ठीक है, यानी कि कैसे जो है वो मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कौन कौन से कारण थे। तो देखिए, मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। यानी कि जो मुगल साम्राज्य का जो उत्थान और पतन था, ठीक है, यानी कि उत्थान का मतलब होता है जब वह उदय में आया। ठीक है, यानी कि जब उसका जब मतलब कि प्रकाश में आया था, जब मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन मध्यकालीन भारतीय इतिहास यानी कि जो बीच में होता है ना मध्यकालीन, ठीक है, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में मतलब उसमें भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। जी हाँ, तो आप लोगों को पता हो कि भारत में जो है मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने ही रखा था। तो अकबर ने अपनी योग्यता से सुदृढ़ता प्रदान की थी। यानी कि जो मुगल साम्राज्य को है वो अकबर ने क्या किया कि अपनी योग्यता, अपनी ताकत और बल के मुकाबले यानी कि उसके आधार पर जो है वो मुगल साम्राज्य को मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो सुदृढ़ता प्रदान किया। तो शाहजहां के शासनकाल में यह अपनी भव्यता के चरम सीमा तक पहुंच गया था। यानी कि कौन? यानी कि शाहजहां के जो शासनकाल, यानी कि जब तक शाहजहां का जब शासनकाल था तो उस टाइम जो था जो मुगल साम्राज्य थी दोस्तों वो एक भव्यता की सीमा तक पहुंच गई थी। ठीक है, यानी कि बहुत ही ऊंचाई की मतलब जो चरम सीमा होती है ना वहां तक पहुंच गया था। लेकिन औरंगजेब के काल से यह साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर होने लगा। यानी कि दोस्तों जब औरंगजेब के जब शासनकाल था तो उस टाइम से क्या हुआ कि जो यह जो मतलब मुगल साम्राज्य थी वो धीरे धीरे जो था वो पतन की ओर अग्रसर होने लगा। आप लोग को ये भी बताएंगे मतलब औरंगजेब के जो शासनकाल था उसमें भी यह सभ्यता ये जो साम्राज्य था ये मतलब कि काफी हद तक मतलब कि सही था। लेकिन जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तब ये जो मतलब जो मुगल साम्राज्य है इसका पतन हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण है, आपको आगे बताएंगे। देखिए, तो जब तक औरंगजेब जीवित रहता है तब तक उन्होंने किसी न किसी तरीके से साम्राज्य को बचाए रखने की पूरी कोशिश करता है। किंतु जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात मतलब कुछ ही सालों के बाद जो मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब और उसके शक्तिहीन उत्तराधिकारियों का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे मतलब भूमिका रहता है। यानी कि दोस्तों मुगल साम्राज्य के पतन के लिए हम सिर्फ औरंगजेब को ही गलत नहीं ठहराएंगे। ठीक है, इसके सारे कई और भी अन्य कारण हो सकते हैं, जैसे जो उनके उत्तराधिकारी है वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं रहे तो क्या हुआ कि सही से मतलब कि जो साम्राज्य को नहीं चला सके, तो ये भी कोई कारण हो सकता है कि सही से साम्राज्य को नहीं चला सके, तो ये भी मतलब कि पतन का कारण बन सकता है। इसके पीछे कई और भी अन्य बहुत सारे कारण हैं, तो आइए इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे वही कि इसके और भी कौन कौन से कारण हैं, यानी कि मुगल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो पॉइंट आप लोग डालेंगे वो स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन पद्धति। यानी कि स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश, निरंकुश का मतलब होता है दोस्तों कि जिस पर कोई भी अंकुश ना लगा हो। ठीक है, यानी कि जिस पर कोई भी अंकुश वगैरह ना लगाया हो, ना लगा हो, उसी को हम निरंकुश कहते हैं। तो मुगलों के जब पतन के मौलिक जो और तत्कालिक कारणों में से स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति जो था वो प्रथम महत्वपूर्ण कारण रहा था। यानी कि सबसे जो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे मतलब कि यहाँ पे महत्वपूर्ण जो कारण रहा था वो कौन सा रहा था? स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासन पद्धति। इसमें क्या हुआ कि मुगलों की जो शासन व्यवस्था थी वो पूर्णतः स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासन प्रणाली थी, जिसके अंतर्गत समाज साम्राज्य के समस्त शक्तियों का स्रोत कौन होता था? वह सम्राट होता था। यानी कि इसके कारण जो होता था मतलब इसके अंतर्गत साम्राज्य की जो शक्ति होती थी, ठीक है, यानी कि साम्राज्य का जो पूरा शक्ति होता था वो स्रोत, उस शक्ति का स्रोत कौन होता था? वो स्वयं सम्राट होता था। यानी कि जो सम्राट होता था वही अपने आप को सबसे बड़ा शक्तिशाली मानता था। तो ऐसा शक्तिशाली शासन मतलब अधिक दिनों तक मतलब नहीं चल सका, जिसके कारण जब तक योग्य तथा शक्तिशाली सम्राटों के हाथ में मुगल साम्राज्य की बागडोर रही तब तक यह शासन व्यवस्था मतलब कि कुशलता पूर्वक चलता रहा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो था
था वो निरंकुश मतलब कि जो निरंकुश शासन पद्धति थी, ठीक है। जब निरंकुश शासन पद्धति थी तो यहाँ के जो राजा होते थे उनके पास मतलब कि बहुत शक्ति होती थी, ठीक है, यानी कि जो वहाँ के सम्राट थे उन्हीं के पास पूरा राज्य की सर्वोच्च शक्तियाँ होती थी। और जब तक मतलब कि वे सम्राट बने रहे तब तक मतलब कि राज्य को बहुत अच्छे तरीके से मतलब सफलतापूर्वक अच्छे से मतलब अच्छे ढंग से जो है वो चला सके। लेकिन यह जो कार्य है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका, क्योंकि उन जब वो मतलब जब आयोग हो गया, जब वो मतलब कि उनकी जब मतलब डेथ हो गई, ठीक है, यानी कि जब उनका जब अंत हो गया तो उसके बाद जो आने वाले जो मतलब जो उत्तराधिकारी आए उनके पास तो ज़्यादा मतलब कि शक्ति वगैरह रहा नहीं, तो वे ज़्यादा दिन तक मतलब कि कुशलतापूर्वक इसको नहीं चला सके, जिसके कारण भी मुगल साम्राज्य का जो है वो अंत होना मतलब कि आरंभ हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, उत्तराधिकार के मतलब निश्चित नियम का अभाव, ठीक है, उत्तराधिकार के सुनिश्चित नियम का अभाव। ये भी प्रश्न मतलब ये भी पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उत्तराधिकार यानी कि यहाँ पे जो होता है ना, तो कि एक के बाद हम बनेंगे मतलब ऐसा ही करने लगते सब, ठीक है। उत्तराधिकार यानी कि जो उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। ऐसा होता ना कि एक के बाद कौन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे जो नियम कोई ना था, जो मतलब हुआ वो बन गया, मतलब इस टाइप का था। तो देखिए उत्तराधिकार के नियम का अभाव था। तो मुगल साम्राज्य के जो परंपरा में उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था, यानी कि मुगल साम्राज्य की जो परंपरा थी वहां पे उत्तराधिकार बनने का कोई एक सुनिश्चित जो नियम होता है वो नियम कानून कुछ भी नहीं था। बाबर ने श्रेष्ठता के सिद्धांत का पालन करने का प्रयास किया था, लेकिन इनकी जो परंपरा को उसके ही मतलब उत्तराधिकारियों ने नहीं बनाए रखा। तो उत्तराधिकारियों के नियम का अभाव के कारण साम्राज्य के जो मृत्यु के कारण मतलब मृत्यु के बाद पुत्रों के बीच मतलब गद्दी को प्राप्त करने के लिए आपसी संघर्ष होने लगा। यानी कि तो कहने का मतलब ये है कि जब मुगल साम्राज्य के जो मतलब वहाँ के जो सम्राट थे, ठीक है, सम्राट जो उनका जब मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद जो उनके जो बेटे थे, जो उनके पुत्र थे, उनके बीच मतलब कि युद्ध होने लगा, आपसी मतलब संघर्ष होने लगा कि हम बनेंगे राजा, हम बनेंगे राजा। अभी भी देखते हैं कि बहुत ऐसा जगह पे होता है कि बेटा बेटा में मतलब लड़ाई होता है कि हम घर का मालिक बनेंगे, तो हम बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे। तो ऐसा ही मतलब कि उस टाइम होने लगा, जो मतलब उनके जो बेटा थे उनके पुत्रों में आपसी मतलब उत्तराधिकार बनने के लिए जो था वो आपसी संघर्ष होने लगा, ठीक है, आपसी संघर्ष होने लगा। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि सभी को इस प्रकार के विद्रोह का सामना करना पड़ा। यानी कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सभी को जो इसका मतलब उत्तराधिकार बनने के लिए यहाँ पे विद्रोह करना पड़ा, यानी कि आपस में ही सब लड़ने लगे, ठीक है। तो जो पारस्परिक संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर हो गया, और धीरे धीरे क्या हुआ, पतन के कगार पर पहुंच गया। जब साम्राज्य कमजोर होगा तो फिर क्या होगा, जब वहां पे कोई सही से मतलब नहीं चला पाएगा तो धीरे धीरे जाएगा वो, तो पतन हो गया फिर। तीसरा पॉइंट देखिए, मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता, ठीक है, मुगल साम्राज्य की क्या थी, आर्थिक दुर्बलता। यानी कहने का मतलब यह है कि जो वहाँ पे आर्थिक दशा में मतलब की कमी थी, ठीक है, सिंपल भाषा में अगर समझे तो मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता कहने का मतलब ये है कि दोस्तों मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता भी मतलब इसका एक प्रमुख कारण था, अंत का जो था इसका एक प्रमुख कारण था। तो अकबर के उत्तराधिकारियों ने उसके द्वारा, ठीक है, किनके द्वारा, अकबर के द्वारा, तो उनके जो उत्तराधिकारी थे वो निर्मित बीत, बीत का मतलब होता है धन, तो बीत संबंधी नियमों और नीतियों की उपेक्षा किया। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो आय के साधन थे वो संकुचित होने लगे, यानी कि जो आय का साधन था वो धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया, और साम्राज्य की आर्थिक दशा कमजोर होने लगी। तो औरंगजेब अपने शासनकाल के अधिकांश वर्षों में ज्यादातर युद्ध मतलब युद्धरत रहे, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब औरंगजेब का जब शासनकाल था तो वे ज्यादातर क्या हुआ कि वे मतलब कि युद्धरत रहे, मतलब कहने का मतलब ये है कि वे हमेशा मतलब युद्ध करते रहे, ठीक है, युद्ध करते रहे। तो युद्धों ने क्या हुआ कि उनको आर्थिक दशा में अत्यंत दुर्बल बना दिया। यानी कि दोस्तों युद्ध जब होता है तो आप लोगों को पता होगा कि किसी भी लड़ाई में कितना लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो जाता है, ठीक है। तो जो उनके पास धन था वो सारा का सारा क्या हुआ, युद्ध में सारा खर्चा हो गया, ठीक है। तो खर्चा हो गया तो इससे क्या हुआ कि जो राज्य को एक आर्थिक दशा मतलब कि बना दिया, मतलब कि आर्थिक दशा में एक अत्यंत दुर्बल बना दिया, जिससे आगे आने वाली भावी पीढ़ी, यानी कि जब होता है मतलब जब औरंगजेब यहाँ पे थे तो उनके बाद जो आने वाले जो आगे मतलब होता है ना कि फ्यूचर में भावी पीढ़ी आना, तो आगे आने वाली जो भावी पीढ़ी थी जब उनके पास आर्थिक दशा यानी कि जब आर्थिक संकट उत्पन्न हुई तो आगे जो आने वाली जो पीढ़ी थी वे मतलब अच्छे से संभल नहीं सके। तो जनता के न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरे किए बिना साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना लगभग असंभव ही था। यानी कि जब हम जनता की जो आवश्यकता है अगर हम उसको पूरा नहीं करेंगे, उनको जो चाहिए अगर हम उनको नहीं देंगे तो क्या
राज्य को सुरक्षित रख पाना संभव हो पाएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल असंभव ही होगा। तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 17वीं और 18वीं सदी में किसानों की जो स्थिति थी वो निरंतर क्या हुआ, बिगड़ती चली जा रही थी। तो अधिक से अधिक कर वसूलने, कर का मतलब होता है कि तो कर्जा, मतलब कर्जा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो किसानों से क्या हो कि अधिक से अधिक कर लिया जाता था, टैक्स, ठीक है, कर लिया जाता था। तो ये जो वसूलों के जो मतलब कर लेने की एक प्रक्रिया रखा गया था, और इस प्रक्रिया के द्वारा किसानों से मतलब अधिक से अधिक पैसा जो था वो लूटा जाता था, मतलब कर के नाम पे उनसे एक ठगी होता था, ठीक है। तो वाणिज्य और व्यापार का उत्पादन की आवश्यकता अनुसार नहीं हो पा रहा था, यानी कि जब मतलब ऐसा जब प्रक्रिया जब उत्पन्न हुआ, किसानों से सब चीज़ जब लूटा जा रहा था, तो वाणिज्य और व्यापार में गिरावट आई, यानी कि जो उनकी उत्पादन की जो आवश्यकता थी वो आवश्यकता अनुसार नहीं होने लगा, सब काम छोड़ दिए। तो जिसके कारण क्या हुआ कि आर्थिक संकट में गिरावट आई और तत्पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अगला पॉइंट देखिए, चौथा पॉइंट कि मुगल साम्राज्य की विशालता। तो मुगल साम्राज्य की विशालता भी एक इसका मतलब कि बहुत बड़ा कारण है, यानी कि मुगल साम्राज्य की अगर सिंपल भाषा में अगर समझे तो मुगल साम्राज्य था वो बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था, ठीक है, बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य था। तो यहाँ पे जब उनके जब उत्तराधिकारी जब आए, तो उत्तराधिकारी क्या हुआ, कितने बड़े विशाल साम्राज्य को मतलब कि सही तरीके से सुनिश्चित ढंग से मतलब चला सकने में जो थे वो असक्षम रहे। कहने का मतलब है कि वे सही तरीके से जो है राज्य को नहीं चला पाए, जिसके कारण भी मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो देखिए इसमें आप स्ट्रक्चर इस तरीके से आप लिख लेंगे कि मुगल साम्राज्य की विशालता, ठीक है, विशालता और इसको सुदृढ़ बनाए रखने के लिए एक अयोग्य उत्तराधिकारी भी इसके पतन के मतलब के कारण बने, यानी कि जो अयोग्य कहने का मतलब जो इसके योग्य नहीं थे, ठीक है, यानी कि अयोग्य उत्तराधिकारी। तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक, ठीक है, सभी मुगल साम्राज्य के महान महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी शासक थे। तो उनके विजय उपलब्धियों से मुगल साम्राज्य की विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर, ठीक है, देखिए जब इनके जब विजय हुआ तो क्या हुआ, सभी राज्य को जब जीते, तो राज्य को जब जीतते गए तो उनका जो राज्य था यानी कि जो मुगल साम्राज्य था वो एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य बन गया, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य को स्ट्रक्चर इसका लिख लेंगे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कावेरी नदी तक और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में पश्चिम पर्वत तक यह जो था साम्राज्य था वो पूरा फैला हुआ था। तो इतना बड़ा विशाल साम्राज्य को जो था वो इनके उत्तराधिकारी जो अयोग्य उत्तराधिकारी थे वे सही तरीके से मतलब चला नहीं पाए, तो क्या हुआ, वही हुआ जो होना था, तो जिसके कारण मुगल साम्राज्य का जो था वो अंत हो गया। पांचवा पॉइंट देखेंगे तो अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी, यानी कि जो वहाँ मुगल साम्राज्य में जो अमीर जो व्यक्ति थे वे क्या करने लगे, षड्यंत्र करने लगे और वहाँ पे जो एक दलबंदी होने लगा, ठीक है, जिसके कारण भी मुगल साम्राज्य का मतलब अंत होने का एक यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। देखिए मुगल साम्राज्य को शक्तिहीन बनाने में, यानी कि उनका जो शक्ति था वो छीनने में वो सबसे बड़ा और इसके पतन की और अग्रसर होने में अमीरों का जो षड्यंत्र है और दलबंदी की भी प्रमुख भूमिका निभाई है। यानी कि तो कहने का मतलब ये है कि मुगल साम्राज्य का अंत में यानी कि उनके पतन होने में जो था वो अमीरों के षड्यंत्र और दलबंदी की जो भूमिका भी है महत्वपूर्ण रही है। तो मुगल दरबार में अमीरों के दो मुख्यतः दल थे, कौन कौन थे, एक तुरानी जिसको सुन्नी भी कहते थे, ठीक है, तुरानी जिसको सुन्नी कहते थे और एक ईरानी जिसको शिया बोलते थे, ठीक है, ये दो दल थे और ये दोनों जो दल थे तो अमीर मुगल साम्राज्य की चिंता ना करके यानी कि मुगल साम्राज्य की चिंता बिल्कुल नहीं करते थे और आपस में दोनों दल जो था यानी कि तुरानी और ईरानी, ठीक है, तुरानी और ईरानी दोनों आपस में क्या करते थे, लड़ते थे, षड्यंत्र रचते थे। तो यही कारण है कि मुगल साम्राज्य का जो था वो पतन के कगार पर पहुंच गया। छठा पॉइंट देखेंगे सेना का नैतिक पतन। देखिए सेना का नैतिक पतन भी एक इसका बहुत ही बड़ा प्रमुख कारण था। तो मुगल साम्राज्य के पतन में सेना का नैतिक पतन भी एक प्रमुख कारण था। बाबर के अभियान के समय जो सेना भारत आई थी यानी कि जब बाबर जब शासनकाल था, जब बाबर का जब शासनकाल था तो उस टाइम जो सेना मतलब कि भारत आई थी, जो मतलब बाबर के अभियान के समय जो सेना भारत आई थी उनका जो नैतिक स्तर था वो बहुत ही ऊंचा था। वे बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की हिम्मत और साहस रखते थे, यानी कि कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई कठिनाई हो या फिर कितना से बड़ा कितना मतलब कोई सा भी यहाँ पे युद्ध हो, वे इन सभी को मतलब कि वे जीतने की लक्ष्य रखते थे, उन सभी को प्राप्त करने की लक्ष्य रखते थे, उनमें हिम्मत थी, साहस थी। परंतु लंबे समय तक यहाँ रहने के कारण क्या हुआ कि उनमें जो था एक आलस्य मतलब कि आलस्य का जो है समावेश हो गया, यानी कि लंबे समय तक वे युद्ध वगैरह फिर मतलब थोड़ा बंदी हो गया तो क्या हुआ कि उनमें जो था वो आलस्य का जो है समावेश हो गया, ठीक है, उनमें एक आलसी उत्पन्न हो गई। तो
आलसी जब हुआ तो क्या हुआ, वही कि आलस्य हुआ। फिर उतने बड़े जब विशाल साम्राज्य पर जब बाहरी के जो आक्रमण हुआ तो फिर क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का जो है वो पतन हो गया और वे उसे साम्राज्य को बचा सकने में, रोक सकने में मतलब कि सक्षम नहीं हो सके, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का यहाँ पे मतलब पतन हो गया। तो ये भी एक छठा पॉइंट था, मुगल सेना का नैतिक पतन। अगला पॉइंट देख लीजिए सातवां, कि प्रांतीय सूबेदारों के स्वार्थ, ठीक है, यानी कि जो प्रांतीय सूबेदार थे उनके स्वार्थ। तो मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों में प्रांतीय सूबेदारों का स्वार्थ भी एक प्रमुख कारण बना। मुगल साम्राज्य जब कमजोर पड़ने लगा तो इसका फायदा उठाकर प्रांतीय सूबेदारों ने अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना प्रारंभ कर दिया, जिससे साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कमजोर हो गई। कहने का मतलब यह है दोस्तों, जो प्रांतीय जो सूबेदार थे यानी कि जो वहाँ के जो निवासी थे, जो प्रांत के जो लोग थे, वे क्या किए, जब मुगल साम्राज्य की जब शक्ति, जब उन लोगों को पता चला कि मुगल साम्राज्य की जब शक्ति कम हो रही है तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि अपना वर्चस्व स्थापित किया, ठीक है, यानी कि अपना जो स्वार्थ बनाने के लिए उन लोगों ने क्या किया कि जब देखा कि मुगल साम्राज्य वहाँ पे जब शक्ति कम हो रही है तो उस टाइम क्या किया कि वहाँ पे अपना शासन जो है वो स्थापित कर दिया। तो स्थापित कर दिया तो इससे क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य की जो शक्ति थी वो कम हो गई और जो प्रांतीय जो सूबेदार थे वे अपने स्वार्थ को बनाए रखने के लिए वहाँ पे स्थापित कर दिया और वहाँ पे अपना शासन चलाने लगे, जिसके कारण मुगल साम्राज्य यहाँ पे कमजोर हो गया और धीरे धीरे वह पतन के कारण बन गया। अगला पॉइंट देखिए, औरंगजेब की दक्षिणी नीति, ठीक है, ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, तो मैं आप लोग को अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इससे बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है। औरंगजेब की दक्षिणी नीति, तो यहाँ पे देखिए औरंगजेब की एक दक्षिणी नीति यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मतलब मुगल साम्राज्य की जो नीति का एक प्रमुख कारण था। तो औरंगजेब की जो दोषपूर्ण दक्षिणी नीति भी मुगल साम्राज्य के पतन के एक मतलब पतन के रास्ते पर पहुंचा दिया, ठीक है, यानी कि जो औरंगजेब थी इनकी दोषपूर्ण दक्षिणी नीति, ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के रास्ते पर पहुंचा दिया। औरंगजेब लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, यानी कि दोस्तों औरंगजेब जो था वो लगभग 50 साल तक जो था वो शासन किया, ठीक है, और उन्होंने अपने शासन काल में 25 वर्ष तक लगभग दक्षिण में ही व्यतीत किया, यानी कि औरंगजेब जो था वो 50 सालों तक लगभग शासन किया, यानी कि वे राजा बना रहा और उन 50 सालों में लगभग 25 साल तक वे सबसे ज़्यादा अपना जो जीवन व्यतीत किया वो कहाँ पे किया, दक्षिण में किया। तो दक्षिण में लंबे समय तक रहने के कारण वे भारत की और उनका ध्यान नहीं पड़ा, जिसके कारण यहाँ पे मतलब जो यहाँ के जो दरबार में जो व्यक्ति लोग थे वे अमीरों जो थे वो आपस में षड्यंत्र करने लगे और यह षड्यंत्र का एक केंद्र बन गया और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का यहाँ पे जो है वो पतन हो गया। लास्ट में आपको निष्कर्ष डालना है, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि उपरोक्त दी गई प्रस्तुत कारणों के कारण मुगल साम्राज्य का पतन यानी कि उनका जो है वो विघटन हो गया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ को जरूर से जरूर प्लीज कर लीजिएगा।